हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमने यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस की जो सीरीज चला रखी है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या हरियाणा पीसीएस हो, तो इसके लिए जो हम सीरीज चला रहे थे 4100 क्वेश्चन होगी एकदम डिटेल में। तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 11वां होगा। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो 10 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो यूपी पीसीएस स्टेट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। वहाँ जाकर 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे हिस्ट्री के, और लगभग 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे ज्योग्राफी के। तो आप वहाँ जाकर A1 क्वालिटी की तैयारी कर सकते हो। तो इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था एंसेंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन भारत का जो प्रैक्टिस सेट था, तो उसमें हमने देखा था धार्मिक आंदोलन, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। तो 313 क्वेश्चन थे, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम चलेंगे आगे, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां होगा प्राचीन भारत का। और इसमें हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इसमें भी थोड़े वीडियो लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही A1 क्वालिटी के डीप लेवल के हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है सही उत्तर। तो चलिए देखिए, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो बताइए, उथल पुथल का काल था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो सभी वर्ड है ना, इस पर जोर दिया गया है। ये यहाँ कर कह रहा है कि विश्व के सभी भागों में। ठीक फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महान धार्मिक का उथल पुथल का काल था। तो 6ठी शताब्दी में महान धार्मिक का काल वगैरह तो था, लेकिन विश्व के सभी भागों में नहीं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस सभी वर्ड पर जोर दिया गया है, इसी वजह से ये क्वेश्चन गलत होगा। आगे देखिए दूसरा क्या कहता है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये गलत है, वैदिक धर्म जटिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पर बताना था कौन सा कथन सही है। तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ए और बी दोनों ही गलत है। डिपेंड्स, तो समझ गए होगे। आगे चलते हैं दूसरा, और इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो ऑप्शन नंबर सी गौतम। कई बार पूछा है अशोक का रुमनदेही अभिलेख है या फिर रुमनदेही स्तंभ संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले जो धार्मिक काल कराया उसमें 313 क्वेश्चन थे। अगर वो डीप लेवल में आपने पार्ट ना देखा हो तो आप जाके देख लो, उसके बाद इसको देखना। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमने डीप में पिछला पार्ट पढ़ा है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10, तो उसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को डिटेल में पढ़ा है। और वहाँ पर मैंने बताया था कि अशोक का अभिलेख रुमनदेही ये बताता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर वही पूछा है कि अशोक का रुमनदेही अभिलेख या फिर स्तंभ किससे संबंधित है, तो बौद्ध के जन्म से, यानी कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख से ये सूचना मिलती है। और कौन सा अभिलेख? तो ये रुमनदेही। आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा है। यहाँ देखिए, शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख या फिर साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये रुमनदेही अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी। और ये अशोक का है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? तो बताइए, अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें टैक्स के ऊपर उसने कुछ छूट दी थी? तो ऐसी घोषणा कौन से अभिलेख में हुई है? तो ये लुम्बिनी का अभिलेख। फ्रेंड्स, तो अशोक ने टैक्स के ऊपर कुछ छूट दी थी, तो ऐसा बताता है लुम्बिनी का अभिलेख। आगे देखिए, अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में एक ग्राम के भूराजस्व में रियासत का उल्लेख मिलता है? तो यही बात बताई गई है कि एक गांव को भू राजस्व का रियायत, यानी कि टैक्स पर छूट दी गई थी। तो ये बताता है कौन सा अभिलेख? तो ये हो जाएगा लुम्बिनी का अभिलेख। फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। आगे देखिए, ये A1 क्वालिटी के डीप लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो अशोक जब शासक बना था तो 20 वर्ष के बाद ये लुम्बिनी की यात्रा पर गया था, ऐसे याद रखना। ब्राही लिपि। ठीक है, ब्राही लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था? तो ये 1837। और कई बार पूछ रहे था कि अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप, 1837। और ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो देखिए
आगे देखिए क्या कहता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले किसने विखुटन किया था, या फिर किसने सबसे पहले पढ़ा था, या फिर जो अशोक के जो अभिलेख वगैरह थे तो उसके जो उस पर भाषा लिखी थी तो उसको किसने डिकोड किया था, ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये वही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसिप फ्रेंड। और ये आईएएस को पूछा हुआ है, देख लीजिए फ्रेंड, ये घुमा के एकदम डीप लेवल में पूछ लेता है। तो ब्राही लिपि को सबसे पहले पढ़ा था जॉन प्रिंसिप ने फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ऊपर भी आईएएस का पूछा है, यहाँ भी फ्रेंड। तो ब्राही लिपि को सबसे पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी, तो जेम्स प्रिंसिप, बट थोड़ा घुमा के पूछा है, बट आंसर वही है। आगे देखिए फ्रेंड, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये भी आईएएस का पूछा हुआ है, तो जेम्स प्रिंसिप। आगे देखिए, ये कथन कारण वाला, तो देखिए कथन क्या कहता है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था, तो ये दोनों पढ़ के सही लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अशोक के अभिलेखों में सफलतापूर्वक सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसिप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 15वां नंबर कहता है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू राजस्व अनुदान नहीं दिया था, तो ये सही है। मतलब मौर्यकालीन के जो भी राजा वगैरह थे तो उन्होंने धार्मिक आधार पर भू राजस्व का अनुदान नहीं दिया था। आगे देखिए अगला क्या कहता है, कारण क्या कहता है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह कर दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, विद्रोह वगैरह नहीं हुआ था, तो ये सही है, आर गलत है फ्रेंड। देखिए कहीं लिखा है क्या, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कि ए सही है, आर गलत है फ्रेंड, विद्रोह वगैरह कुछ नहीं हुआ था इनके काल में। आगे देखिए कथन क्या कहता है, अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक सामाजिक समरसता पर अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण क्या कहता है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रचार किया, तो बताइए कौन सा सही है। तो ये दोनों सही है, ए आर सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। और ये आईएएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक के घमासान युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन सिंपल वे में ये पूछ रहा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख बताता कि अशोक ने कलिंग पर युद्ध हुआ था, या फिर कलिंग पर हमला किया था, या फिर कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ऐसा बताता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख बताता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अशोक ने कलिंग पर हमला किया था या फिर कलिंग में युद्ध किया था, तो ऐसा बताता है इसका 13वां अभिलेख, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन अशोक के बाद आरंभ हो गया था, ये सही है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद आरंभ हो गया था, ये सही है फ्रेंड्स। कारण देखिए क्या कहता है, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी थी। तो इसने मतलब मौर्य साम्राज्य का विघटन तो अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, लेकिन अशोक ने अपनी सेना विघटित नहीं की थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए मतलब ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए सही है, आर गलत है। और मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया था, क्योंकि 13वां शिलालेख बताता कि अशोक ने कलिंग पर हमला किया था और कलिंग में बहुत सारे लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि बहुत सारा खून खराबा हुआ था। इसी वजह से अशोक ने ये कहा था कि आज के बाद मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो इसी वजह से अब मतलब इसने युद्ध करने से मना कर दिया था। इसी वजह से मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे विघटन की ओर जाने लग गया था, क्योंकि इसने कसम खा ली थी कि अब कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है, किंतु आर गलत है, इसने अपनी सेना वगैरह विघटन नहीं की थी। नेक्स्ट देखिए, और इस पर जितनी बार हो सके उतनी बार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये यूपी पीसीएस का फालतू क्वेश्चन है। तो देखिए, समाहर्ता क्या करता था, तो ये करता था संग्राहक, यानी कि दूसरा। सन्निधाता क्या करता था, तो ये कोषाध्यक्ष होता था या फिर भंडार अध्यक्ष, तो पहला। और नागरक क्या होता था, तो इसको कहते थे नगर मजिस्ट्रेट, यानी कि तीसरा। और अक्ष पाटली कौन होता था,
तो ये केंद्रीय लेखाधिकारी होता था, यानी कि 4 21 34 21 34 ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है। ठीक है, ये IAS का पूछा हुआ है एकदम डीप लेवल में, और UPPCS में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते। तो देखिए ये अशोक के अभिलेख हैं और इसमें क्या कुछ जानकारी मिलती है। तो चलिए देखिए, अशोक का दूसरा अभिलेख बताता है कि पुरुषों और पशुओं के कल्याण के लिए, ठीक है, पुरुषों और पशुओं के कल्याण के बारे में बताता है अशोक का दूसरा अभिलेख। तो ये हो जाएगा 4। अशोक का 5वां अभिलेख क्या बताता है। तो ये बताता है धर्म महापात्र की संस्था की व्याख्या करता है, यानी कि 3। अशोक का 8वां लेख, ठीक है, अशोक का 8वां अभिलेख क्या बताता है। तो ये धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है, यानी कि 4 3 फिर आएगा 2। और लास्ट है अशोक का 9वां अभिलेख। तो ये रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है या फिर निंदा करता है। तो ये हो जाएगा 1। 43 21 देखना है। तो 43 21 ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो मैंने कई बार बताया कि अशोक को कहते थे देव नाम प्रिय। ठीक है, तो ये देखिए प्रियदर्शी यहाँ पर लिखा है, यानी कि सी का 1। सी का 1 देख लो कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर सी का दूसरा, यहाँ पर ही सी का दूसरा, यहाँ पर है सी का 1। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पकड़ सकते हो आप। बाकी देखिए चंद्रगुप्त, ठीक है, तो चंद्रगुप्त को क्या कहते थे। इसको कहते थे सेंड्रोकोटस, ठीक है, दूसरा। बिंदुसार को कहते थे अमित्रघात, यानी कि तीसरा। अशोक को कहते थे देवनाम प्रिय, यानी कि पहला। और चाणक्य को कहते थे विष्णुगुप्त, यानी कि चौथा। 21 23 14 ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक तरफ राजा हैं और वो कौन से देश से बिलोंग करते थे वो बताना है। तो चलिए देखिए, जो ये सीरिया, ठीक है, तो ये सीरिया का राजा कौन था। तो ये था अंत्योक्यो, ठीक है, यानी कि बी। ठीक है, तो ये सीरिया का राजा था अंत्योक्यो, यानी कि बी पहले का। ठीक है, और ये मीदा कहाँ का था। तो ये मीदा था टॉलमी, ठीक है, ये टॉलमी मीदा का था, ऐसे याद रख सकते हो, यानी कि ए। और मैसेडोनिया का कौन था। तो ये था मैसेडोनिया का था एंटीगोनस, यानी कि सी। और कोरिंथ, ठीक है, कोरिंथ कहाँ का था। तो ये था तिकिन, यानी कि डी। ठीक है, BACD, BACD देखिए BACD ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये एक तरफ राज्य वगैरह है, एक तरफ ये राजा है। तो ये कौन सा कहाँ से था। तो ये मिला दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख अकाल से निपटने के लिए उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो ये अशोक के अभिलेख हैं। तो इनमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अकाल से निपटने के बारे में उपाय बताए गए थे। तो देखिए कौन सा अभिलेख है। तो ये अभिलेख हो जाएगा सहगोरा का अभिलेख और महास्थान, यानी कि 3 और 4। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग है 3 4। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी ही बता रहा है 3 4। ठीक है, यानी कि जो अशोक का अभिलेख है तीसरा, यानी कि जो सैगोरा का अभिलेख है और महास्थान का अभिलेख है। तो इन 2 अभिलेखों में बताया गया है कि जब अकाल पड़ेगा तो उससे हम कैसे निपटेंगे। आगे देखिए, ठीक है, अशोक को क्या कहते थे देवनाम प्रिय, यानी कि दूसरा। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे। तो इसको कहते थे प्रक्रमांक, यानी कि पहला। चंद्रगुप्त को कहते थे विक्रमादित्य, यानी कि चौथा। और समुद्रगुप्त को कहते थे क्रमादित्य। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को कहते थे क्रमादित्य, यानी कि तीसरा। 21 43 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ठीक है, देवनाम प्रिय किसका नाम था। तो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी सबसे पहले अशोक ने, और फिर अशोक के बाद की थी दशरथ ने, यानी कि पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा कहाँ पर है। तो ये बता रहा है बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ठीक है, यात्रा। ठीक है, अशोक यात्रा करते समय अशोक निम्नलिखित में से कौन कौन सी जगह पर गया था। तो अशोक जब यात्रा पर निकला था तो वो गया था गया में भी गया था, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि इन सब जगह गया था वो। आगे देखिए कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में से न्यायालय अवस्थित है। तो बताइए। तो चलिए बताइए, ठीक है, यहाँ से नाम। तो यहाँ पर जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो उसमें मौर्यकालीन में कौन कौन से न्याय व्यवस्था थे। तो इसमें न्याय व्यवस्था थी धर्मस्तरीय, ठीक है, धर्मस्तरीय की न्याय व्यवस्था थी, और थी
कंटक शोधन की स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा दूसरा और चौथा। तो मतलब कोई धार्मिक न्यायालय वगैरह होगा, यानी कि धर्म के मामले वगैरह देखे जाते होंगे, तो धर्म स्तरीय थी। और क्या कहते हैं, कंटक शोधन, यानी कि दूसरा और चौथा बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। और ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र वगैरह क्या है, ये सब देखेंगे इसी वीडियो में डिटेल में, इसीलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बताऊँगा वो सब आगे मिल जाएगा आपको। तो देखिए, ईसवी सन पूर्व कुछ शताब्दी में, ईसवी सन की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की ओर ध्यान दिया था। तो सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गिरनार यानी कि गुजरात वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर वाटर सप्लाई की तरफ किसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, मतलब पानी की व्यवस्था को एवन क्वालिटी का काम करने का प्रयास किया था। तो ये किया था, बताइए। तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा। ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गुजरात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की ओर ध्यान दिया था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। आगे देखिए, इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कई बार ये पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी है, तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है, और इस पुस्तक के बारे में बताना है। ठीक है, ये इस पुस्तक में क्या कुछ लिखा है, किस वस्तु पर ये लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना है। तो चलिए देखिए, ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्ग भी संधियों के बारे में बताती है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार था, तो उसमें जो दूरभाषीय संधि वगैरह होती होंगी, तो उन सब की जानकारी देते ही कौन, मुद्रा राक्षस, जो कि लिखे विशाख दत्त ने। तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म किस किस ने अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था जैन। ठीक है, तो ऐसे तो काट दो। तो बौद्ध धर्म को किस किस ने अपनाया था, तो ये अपनाया था अशोक ने और दशरथ ने। तो ये हो जाएगा दूसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और जो मैंने लास्ट पार्ट कराया है ना, इनकी जैन धर्म, तो जैन धर्म में मैंने बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने जैन धर्म को अपना लिया था, और इसने अपने प्राण त्याग दिए थे संश्लेषण पद्धति के द्वारा। ठीक है, उपवास रखकर इसने अपने प्राण त्याग दिए थे श्रवण बेलगोला में। ठीक है, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। ये सब मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे चलिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, तो वो कौन सा ग्रंथ है, तो वो है विशाख दत्त। अभी बताया ना, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। तो आगे चलिए, ठीक है, आगे देखिए। तो नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज्य सिंहासन प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर थी, मुद्रा राक्षस, यानी कि जो लिखी है विशाख दत्त ने। अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनिसिस किससे निर्दिष्ट करता है, तो ये ऑप्शन नंबर थी शिव। ठीक है, ये डीप लेवल का है। जो मेगास्थनीज द्वारा जो पद बनाया गया था या फिर उल्लेखित किया गया था, उसको कहते थे डायनोसिस। तो ये भगवान शिव को इंडिकेट करता है, ऑप्शन नंबर है। और ये IAS का पूछा हुआ है, देख सकते हो आप। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया है, तो ये कहा गया है इंडिका में। ऑप्शन नंबर एक सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया है, तो ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। ठीक है, आगे चलिए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा चलाया जाता था। तो इस समिति में कितने सदस्य थे, तो ये थे 30। ठीक है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 30 सदस्य थे। समझ नहीं आया होगा, यहाँ समझ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो भी प्रशासन वगैरह चलाया जाता था, वो एक समिति चलाती थी, और उस समिति में 30 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलिए, निम्न पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो वो कौन सी पुस्तक थी, तो वो थी इंडिका। ऑप्शन नंबर बी। तो आगे देखिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मौर्य काल में पाटलिपुत्र का वर्णन कौन देती है पुस्तक, तो ये इंडिका। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन के विस्तृत विवरण देता है, तो ये थी, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज की इंडिका। समझ गए होंगे। डिफरेंस क्लियर कर लो। अगर ये पूछे कि मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी कौन पुस्तक देती है, तो वो देती है क्या कहते हैं,
मुद्रा राक्षस। बट यहाँ पर पूछा है कि मौर्यकालीन में जो प्रशासन की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है, तो वो हो जाएगी इंडिका। डिफरेंस याद रखेंगे, डिफरेंस ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कभी कहो कि सर समझ नहीं आया, तो समझ गए। यहाँ देखिए, मौर्य के नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी कौन सा स्रोत देता है, तो ये देती है इंडिका। तो देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत, तो ये हो गया ना, तो इसका इंडिका आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, तो देखिए मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में बांटा गया था, यानी कि प्रशासन की बात हो रही है। ठीक है, 7 भागों में विभाजित करके प्रशासन किया जाता था, तो ये कौन बताता, तो ये मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, वैसरोय जिसमें पाटलिपुत्र में प्रशासन, तो देखिए अगला क्या कहता है, वैसरोय जिसमें पाटलिपुत्र के शासन के वर्णन देता है, तो ये हो जाएगी इंडिका। मेगास्थनीज ने भारत समाज को 7 भागों में बांटा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और कई बार पूछा। ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और कई बार पूछ लेता कहाँ से, तो ये यूनानी था। ठीक है, याद रखेंगे इंडिका। ठीक है, तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी, तो दास प्रथा नहीं थी ऐसी बताती है इंडिका पुस्तक। ठीक है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो दास प्रथा नहीं थी, तो ये मेगास्थनीज कहता है अपनी मुद्रा राक्षस में। एक सेकंड रुको, क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, तो ऐसी पुस्तक बताती है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, ये सही बता रहा हूँ मैं, भारत में दास प्रथा नहीं थी तो ऐसी बताती है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ डीप लेवल में मैंने एक बात बताई थी कि जो अपने देश में ये आता है ना मेगास्थनीज, तो अपने देश में मतलब नाम मात्र दास थी, यानी कि गुलाम वगैरह थे उस टाइम, नाम मात्र के। ठीक है, मान लो 2-4% थे, लेकिन ये आया था ना मेगास्थनीज यूनान से, यानी कि जो ग्रीस वगैरह देश है ना, तो ये ग्रीस में मतलब 70% गुलामी थी, लेकिन अपने देश में मौर्य साम्राज्य के काल में 1-2% लोग गुलाम बनाए जाते थे। तो जब ये यहाँ इंडिया में आके देखता है, तो नाम मात्र की गुलामी होती है यहाँ पर, तो उसी की वजह से ये कहता है कि भारत में दास प्रथा बिल्कुल नाम मात्र है अकॉर्डिंग टू द ग्रीक, क्योंकि ग्रीक में 70% लोग गुलाम बनाए जाते थे उस टाइम। तो इसी वजह से ये बताता है कि बिल्कुल यहाँ पर जो दास प्रथा है वो बिल्कुल मामूली सी है, ना की मात्रा में, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो ये जानकारी किससे मिलती है, तो मेगास्थनीज की इंडिका। ये देखिए कहाँ कहाँ पूछा है। ठीक है, आगे चलिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, तो ये था इंडिका। मौर्य साम्राज्य को 7 पार्टों में बांटा था, तो ऐसा कहाँ पर लिखा मिलता है, तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में कई बार पूछ लिया है। आगे चलिए, अशोक के जो प्रमुख अभिलेख हैं, ठीक है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं, तो ये कहाँ पर ये कौन से अभिलेख में बताया जाता है संगम राज्य के बारे में जानकारी, तो ये दूसरा और 13वां अभिलेख। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अशोक का जो दूसरा और 13वां अभिलेख है, तो इसमें संगम राज्य की जानकारी मिलती है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया था, तो ऐसा नहीं मानते थे प्लिनी। ठीक है, प्लिनी यानी कि जो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक थी, तो ये इसको नहीं मानते थे। ठीक है, बिलीव नहीं करते थे इस पर। आगे चलिए, मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठगारों का अस्तित्व का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी, सैगोरा पट्ट अभिलेख। ठीक है, तो जैसे सैगोरा का अभिलेख वगैरह है, तो उसमें दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों का अस्तित्व मिलता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, ठीक है, 50वां नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित अभिलेखों में से। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय अभिलेखों में से कौन से में एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग में सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये बता रहा जा रहा है कि भारत में ऐसा प्राचीन अभिलेख कौन सा था, मतलब मान लो अकाल वगैरह पड़ गया या संकट काल आ गया, तो उसमें खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है, कौन से अभिलेख में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैगोरा अभिलेख। ठीक है, मतलब बड़े बड़े भंडार बनाए जाते थे, इसमें गोदाम बनाए जाते थे, इनमें अनाज को भर दिया जाता था, और जो मान लो संकट काल में कोई अकाल वगैरह पड़ जाता था, तो संकट काल में इस गोदाम भंडार को खोल दिया जाता था,
तो ऐसा बताता है सैगोरा का ताम्रपत्र यानी कि अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर ए, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, ठीक है। ये कोई UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मानचित्र यानी कि मैप के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसका आंसर है सी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सी में लिखा हुआ है अशोक के काल में, ठीक है। अशोक के काल में, यहाँ से देखिए, ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये है अपने भारत का नक्शा, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है। तो अरब सागर क्या बोल रहा हूँ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर अशोक के काल से और अंत तक, ठीक है, जब तक अशोक ने शासन किया तब तक इन तीनों जगहों पर अशोक का शासन था, ठीक है। मतलब अरब सागर वगैरह इधर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है ना, और हिंद महासागर ये अपने इधर है नीचे की साइड, ठीक है। तो इन तीनों जगह पर, मतलब हिंद महासागर पर, बंगाल की खाड़ी पर और अरब सागर पर अशोक के काल में, मतलब अशोक से और उसके अंतिम समय तक ये तीनों जगह पर अशोक का कब्जा था, ठीक है। समझ गए होगे, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। मतलब अशोक के काल के अंतिम समय तक, जब तक अशोक रहा था तब तक बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर और हिंद महासागर पर अशोक का कब्जा था, ठीक है। ये अशोक के अंडर में आते होंगे इसके राज्यकाल के, तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, दो धान्यागार का निर्माण का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, तो ये बता दिया ना, सैगोरा का अभिलेख। तो अभी बताया था ना, जब मतलब अनाज भंडार वगैरह भर लिए जाते थे धान्यागार, तो उसको संकट काल के लिए उपयोग करते थे, तो ये सैगोरा का अभिलेख बताता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अशोक के स्तंभ, ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख शीर्ष पर उत्कीर्ण कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं, तो बताइए, जो अशोक के स्तंभ वगैरह हैं तो उनके टॉप पर क्या क्या मिलता है देखने को। जो अशोक के अभिलेख वगैरह हैं तो उन पर मिलता है पहले सिंह, फिर असब, फिर हाथी और बैल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, समझ गए होगे। जो अशोक के अभिलेख वगैरह मिले हैं तो उन पर क्या क्या मिला है, तो सिंह, असब, घोड़ा यानी कि हाथी और बैल। 54 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो देखिए गलत क्या है, वे स्थापत्य संरचना का भाग है, ठीक है। वे स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, ठीक है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ठीक है, लेकिन वो स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, और ये IAS का पूछा हुआ है, ठीक है, और गलत बताना था, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ठीक है, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राहु अभिलेख में मिलता है बौद्ध की पुस्तकों की जानकारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अशोक के अभिलेख की भाषाएं कौन कौन सी थी, तो ब्राही, अरामाई, खरोष्टी। आगे चलिए, अशोक का नाम कई अभिलेखों में मिलता है, ये 3-4 अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, और ये UPSC में कई बार पूछा है। तो अशोक का नाम सबसे पहले मिलता है मस्की अभिलेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अशोक का नाम, ठीक है ना, अशोक का नाम कहाँ पर मिलता था, मस्की अभिलेख में, ये देखिए IAS का पूछा हुआ है। आगे देखिए, कलिंग का युद्ध, ठीक है, तो कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अशोक का नाम पर कहाँ, ठीक है ना, अशोक का नाम कहाँ पर मिलता है, तो ये मस्की अभिलेख में कई बार बता दिया। आगे चलिए, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित अभिलेख या फिर स्तंभ कौन सा है, तो ये हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का नाम कहाँ पर मिलता है लिखा हुआ है, तो ये गुजरा अभिलेख, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये गुजरा शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। याद रखना, मस्की अभिलेख और ये गुजरा अभिलेख, यहाँ पर मिलता है अशोक का नाम। और एक अभिलेख और है जिसको हम आगे देखेंगे। आगे चलिए, बेस्तान जहाँ पर प्राग और, ठीक है, बेस्तान जहाँ पर प्राग और अशोक ब्राही लिपि का पता चला है, तो यह है अनुराधापुर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक की ब्राही लिपि का पता लगा है अनुराधापुर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पत्थर के प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे जाते थे, तो ये प्राकृतिक भाषा में। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम लिखा मिला है, तो ये मिला है जूनागढ़ का रुद्रदामन का अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी, यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मस्की का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख और है गुजरा का अभिलेख, इन तीनों जगह से मिला है अशोक का नाम, लेकिन यहाँ पर है
जो जूनागढ़ का अभिलेख है तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का नाम मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूनागढ़ का अभिलेख जो कि पड़ता है गुजरात में। आगे चलिए, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, तो ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? ये पश्चिमी भारत पर अभिलेख था, तो ये पश्चिम भारत में पड़ता था जूनागढ़ का अभिलेख, तो ये जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। फ्रेंड्स ये देखिए गुजरात इधर पड़ता है ना पश्चिम में, तो पश्चिम में ये जूनागढ़ भी गुजरात में पड़ता, तो ऐसा बताता है जूनागढ़ का अभिलेख। आगे चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे चलिए फ्रेंड्स, पश्चिमी अभिलेख, ये पश्चिमी बात हो रही है पश्चिम की, इस साइड की, तो इधर पश्चिम में गुजरात है ना, तो ये गुजरात में ही पड़ती है जूनागढ़ जगह, तो यही बात हो रही है पश्चिमी जगह की। आगे चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का नाम कहाँ पर मिला? तो ये बता तो दिया फ्रेंड्स, तो ये मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो अशोक का नाम कहाँ पर मिलता है? तो ये जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात में सम्मिलित होने के लिए प्रमाणिक सूचना देता है? तो गुजरात में पड़ता था, ये क्या कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कई बार बता दिया, ये जूनागढ़ पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में, तो ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलिए, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उल्लेखीय प्रमाण कौन सा है? तो नंदों का अभिलेख वगैरह बताता है, तो ये खारवेल का हाथी गुफा का अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स नंदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ये इस पर लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अशोक ने ऐसा कौन सी अभिलेख में घोषणा की थी कि सारी जनता मेरे पुत्र के समान है? फ्रेंड्स तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख में अशोक ने अपनी घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा के समान है, या फिर जनता या फिर संतान के समान है? तो ये की थी प्रथम अभिलेख में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, और प्रथम अभिलेख में ये पूछ ले कि जानवरों की बलि पर बैन कब लगाया था अशोक ने? तो ये प्रथम अभिलेख में ही लगाया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये नंद राजा नंद का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजा, ये कहाँ से आ गया फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक के किस लिपि द्वारा किन लिपियों का प्रयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि। फ्रेंड्स अशोक की जो शिलालेख की भाषा थी, तो ये थी अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा। फ्रेंड्स मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है जौगढ़ का अभिलेख। फ्रेंड्स आगे देखिए, किस अभिलेख में अशोक को किस अभिलेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह धर्म का अंग माना है? तो ये माना है 7वें अभिलेख में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा एक कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व के बारे में जानकारी देता है? तो ये जानकारी देता है निंगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स कनक मुनि बौद्ध के अस्तित्व की जानकारी मिलती है निंगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। और ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, अशोक के स्तंभ अभिलेख। फ्रेंड्स अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं, तो ये कई बार बता दिया, केवल ब्राह्मी अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अशोक का दशम अशोक का द्वादश अभिलेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो बताइए। तो ये दर्शाता धार्मिक उदारता और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और दोनों। अशोक का जो द्वादश का अभिलेख है, तो वो धार्मिक उदारता और सभी संप्रदायों की वृद्धि की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ देख सकते हैं आप।
आगे चलिए, तो ये बता दिया गुर्जरा अभिलेख या फिर गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम मिलता है, तो ये गुजरा कहाँ पर पड़ता है, तो ये बता दिया था मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अशोक के अभिलेखों की रचना में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है, तो ये 4 लिपि का प्रयोग हुआ है जो कि ऊपर देख चुके हैं। सारनाथ स्तंभ तो ये अशोक ने बनवाया था। आगे चलिए, अशोक ने निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो ये हो जाएगा अभिलेख नंबर 12। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार डीप में पूछ लेता कि अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता कौन से अभिलेख में बताया, तो ये ऑप्शन नंबर 12 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जानकारी। आगे देखिए डिफेंस, तो धार्मिक सहिष्णुता के बारे में अशोक का 12वां अभिलेख बताता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम मिलता है डिफेंस, तो अशोक का नाम कहाँ पर मिलेगा, तो बताइए डिफेंस। तो अशोक का नाम मिलेगा अशोक का नेत्र अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए डिफेंस। अशोक का नाम मिलता है अशोक का नेत्र अभिलेख में। आगे देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण तो ये कई बार बता दिया अशोक ने करवाया था। आगे चलिए, अशोक के शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है, किस चीज़ की मिलती है, तो ये राज्य विस्तार की, प्रशासनिक नीति की और धार्मिक विचार की, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए डिफेंस, मध्य प्रदेश का कौन सा अभिलेख है जहाँ अशोक के अभिलेख के नाम से जाना जाता है, तो वही बात बताई जा रही है कि अशोक का नाम कौन से अभिलेख में मिला है, तो ये गुजरा अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो ये पाली थी। आगे देखिए, अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक क्या करते थे, तो प्रतिवेदक थे, ये घटनाओं की सूचना देते थे, इनको कहते थे प्रतिवेदक। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये हो जाएगा ब्राहु स्तंभ, यानी कि ब्राहु का अभिलेख। आगे चलिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, कलिंग विजय के बाद कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन और क्षत्रियों का वर्णन अशोक का 13वां अभिलेख बताता है, तो ये 13वां अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धर्म के बारे में इसने बताया है तो 12वें अभिलेख में, बट यहाँ पर पूछा है कलिंग का युद्ध, तो ये 13वें अभिलेख में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार सीधा ये पूछ लेता है कि अशोक जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो ये कौन से अभिलेख में लिखा है, ये 13वें अभिलेख में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए तो ये मैंने बता दिया ना, अशोक ने निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पशुओं की बलि पर, यानी कि पशुओं की बलि पर इसने बैन लगा दिया था, तो ये पहला अभिलेख बताता है। ये देखिए पहला अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। ये ऊपर मैंने बताया था ना कि अशोक ने पशुओं की बलि पर भी बैन लगा दिया था, तो ऐसा बताता अभिलेख नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्य काल में जल संसाधन का विकास ध्यान दिया गया था, तो ऐसा मैंने बताया था ना, तो ये बताता है रुद्रदामन का अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि बिलोंग करता था गुजरात से। आगे देखिए, अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में है, तो कौन सी भाषा में थे, तो ये थे अरामाइक और ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ मिला है, तो ये शाहबाज गढ़ी, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है, तो ये हो जाएगा तीसरा अभिलेख को रानी अभिलेख कहा गया है। आगे चलिए, स्वार्थ किसे कहते हैं, तो ये स्वार्थ कहते हैं व्यापारियों के काफिले को। समझ गए होंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो देख लीजिए। तो सार्थवाह किसे कहते हैं, तो ये व्यापारी का जो काफिला होता है, ग्रुप, तो व्यापारियों के काफिले को या फिर ग्रुप को कहते थे सार्थवाह। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, इलाहाबाद इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ या जो अशोक का अभिलेख मिला है, तो उस अभिलेख में कौन से शासन की जानकारी मिलती है, तो उसमें मिलता है समुद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ। तो चलिए आगे देखिए, तो इलाहाबाद का जो स्तंभ वगैरह मिला है, इलाहाबाद से जो अशोक का अभिलेख मिला है, तो वहाँ पर समुद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ मिला है, याद रखना। आगे चलिए, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक क्या होता था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सिक्कों का निरीक्षण करता था, मतलब सिक्कों की जांच पड़ताल करता था, उसको रूप दर्शक कहते थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। आगे देखिए, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक, तो ये बता दिया ऑप्शन नंबर डी, सिक्कों की जाँच करने वाला। आगे देखिए,
मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में मुख्यतः कौन सा भूमि कर था, तो भूमि कर होता था भाग, ठीक है। याद रखना, मौर्य काल में भूमि कर को कहते थे भाग। रूप दर्शक, तो ये सिक्कों की जानकारी या फिर निरीक्षक था, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मौर्य प्रशासन में सन्निदाता, तो ये सन्निदाता मैंने बताया था ना कि ये क्या करता था, ये कोष की देखभाल करता था, कोषाध्यक्ष था ये, ठीक है। और ये IAS का पूछा हुआ है जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। मौर्य काल में भाग क्या था, तो ये भूमि कर था, अभी देखा है ऊपर, ठीक है से याद रखना। रज्जु कौन थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य शासन के जो अधिकारी थे उनको रज्जु कहते थे, ठीक है। मौर्य शासन के अधिकारियों को रज्जु कहते थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अदेव मात्रक भूमि, ठीक है। अदेव मात्रक भूमि कौन सी होती थी, तो वह भूमि जिस पे बिना वर्षा की खेती की जा सके उसको कहते थे अदेव मात्रक भूमि, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, भूमि छिद्र न्याय क्या है, तो भूमि छिद्र न्याय होता था भूमि को पहले, ठीक है, भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार को कहते थे भूमि छिद्रक न्याय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये IAS का पूछा हुआ है। आगे देखिए, ठीक है, पोतवाध्यक्ष, ठीक है। पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना होता था, तो पोतवाध्यक्ष देखता था माप तोल, ठीक है। आगे देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पोतवाध्यक्ष माप तोल करता था। आगे देखिए, द्रोण एक माप था, ठीक है। द्रोण एक माप था, तो ये अनाज के लिए, ठीक है। अनाज को मापने के लिए द्रोण नाप का एक माप होता था, ऐसे याद रखना। मौर्य काल में, ठीक है, माप तौल का अध्यक्ष कौन होता था, ये देख लिया, पोतवाध्यक्ष अभी अभी देखा है, ठीक है ऊपर। आगे चलिए, ठीक है, माप तौल का प्रभारी होता था पोतवाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था, तो ये कई बार बता दिया, समार था, ऊपर भी देख के आए, ठीक है। आगे चलिए, तो ये देखिए, राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन था, तो ये समाहर्ता था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकारी कौन कहलाता था, ये समाहर्ता, कई बार बता दिया है। तो ये देखिए, राजस्व इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व किसको दिया गया था, तो ये समाहर्ता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, कर्षणापण, तो कर्षणापण किसके लिए प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं की खरीदने के लिए, ठीक है। जो वस्तुएं वगैरह खरीदी जाती थी तो उसको कहते थे कृष्णापण, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, तो ये देखिए, मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी था, तो ये समाहर्ता, कई बार बता दिया है। आगे देखिए, ठीक है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी को दिया गया था, ये काम भू राजस्व वसूलने का, यानी कि कर इकट्ठा करने का, तो उसको कहते थे, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर पूछा है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है भूमि कर की, ठीक है। तो भूमि कर इकट्ठा करता था तो उसको कहते थे सीताध्यक्ष, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, जो भूमि कर वसूलता था तो उसको कहते थे सीताध्यक्ष। और कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि मौर्य काल में मतलब सीता क्या होती थी, तो ये मतलब जुती हुई भूमि को सीता कहते थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स। कई बार पूछा है UPPSC में भी और ये UPPSC में भी कि सीता क्या होती थी, तो जुती हुई भूमि को सीता कहते थे, जुती हुई भूमि को, डिपेंड्स, याद रखना। आगे चलिए, अर्थशास्त्र के, ठीक है, ये देखिए आ गया सीता भूमि से क्या अभिप्राय है, तो ये देखिए, जोती जाने वाली भूमि को कहते थे सीता भूमि, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, देख लीजिए UPPSC, बिहार PCS, राजस्थान RAS में, ठीक है। तो याद रखना, सीता भूमि से क्या अभिप्राय है, तो जुती हुई भूमि को सीता भूमि कहते थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो ये हो जाएगा अग्रहारिक। नेक्स्ट देखिए, पंकोद, ठीक है, पंकोदकस रिन्नेदे, ठीक है, पंकोशकत रिन्नेदे, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा पानी आनी पिया है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ थे ना, तो वो देखिए, पंकोद का सन्निधिदे मौर्य प्रशासन द्वारा वसूला जाने वाला जुर्माना था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, तो जो सड़क पर कीचड़ फैलाते थे तो उनसे जो जुर्माना वसूला जाता था उसको कहते थे पंकोदकस सन्निधि, ठीक है। पंकोदकस सन्निधि उसको कहते थे जो सड़क पर कीचड़ फैलाता था तो उससे जुर्माना वसूला जाता था, उसको कहते थे पंकोदकस सन्निधि, ठीक है। समझ गए होगे। और कई बार क्वेश्चन डी में ये बन जाता है
कि जो मौर्य काल में टैक्स की चोरी करता था उसको कौन सी सज़ा मिलती थी? उसको सजाए मौत, यानी कि मृत्यु दंड मिलता था जो भी टैक्स की चोरी करता था। ठीक है, टैक्स की चोरी करोगे तो आपको मिलेगा मृत्यु दंड। आगे चलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसी पश्चिम पश्चिम में दूर देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? तो ये थे मौर्य काल के जो राजा वगैरह थे, तो वो पश्चिम में सीरिया देशों के साथ भी उनके व्यापारिक संबंध थे, ऐसे याद रखना। मौर्य काल में कौन सी करेंसी चलती थी? तो मौर्य काल में चलता था, बताइए कौन? तो ये पण। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए। ठीक है, अशोक के समकालीन सीरिया का राजा, ग्रीक राजा। ठीक है, अशोक के समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका, ठीक है, सिंपल वे में समझिए। तो ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें जो सीरिया का राजा था तो उसका वर्णन मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए, तो बताइए कौन सा ऐसा राजा था जिसका अभिलेख अशोक के जिसका नाम अशोक के अभिलेखों में मिलता था? तो उस सीरिया के राजा का नाम था एंटकोयस द्वितीय थिलोस। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटकोयस द्वितीय थिलोस, इसका नाम मिलता है अशोक के अभिलेखों में। ठीक है, और ये सीरिया का राजा था, याद रखना। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में मतलब चोर का, सत्यपुत्र का, चेर का, पांडे का। ठीक है, ये चेर, चोल, पांडे और सितमे पुत्र का अभिलेख वगैरह सुर। ठीक है, तो इनका उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पांडे वगैरह की राजधानी वगैरह क्या थी, ये सब हम आगे देखें। ठीक है, तो अभी फिलहाल सिर्फ आप इतना ही याद रखना कि ये जो अशोक के अभिलेखों में जो दक्षिण के राज्य थे तो इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, पांडे वगैरह का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए। अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो ये ऐसा अभिलेख बताता है 13वां अभिलेख। ठीक है, जो अशोक का 13वां अभिलेख है तो ये बताता है कि अशोक के संबंध बाहर देशों के राजाओं के साथ भी थे। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का साम्राज्य का भाग नहीं था? तो अशोक का साम्राज्य का भाग नहीं था कामरूप। ठीक है, इस कामरूप को याद रखना, ये असम का पुराना नाम है। ठीक है, असम का पुराना नाम है ये कामरूप। तो असम के जो कामरूप था मतलब असम था, तो असम अशोक के शासनकाल में शामिल नहीं था इसके राज्य में, ऐसे याद रखना। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा बताता है इसका द्वितीय अभिलेख। ठीक है, अशोक का जो दूसरा अभिलेख है तो उसमें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं था? तो फिर कौन सा देश सम्मिलित था? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक का मतलब असम पे इसका अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा राज्य। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए राज्य। तो अशोक के राज्यकाल में ये कर्नाटक मिला हुआ था। ठीक है, याद रखना, मतलब जो कर्नाटक राज्य था तो ये अशोक के अंतर्गत आता था, ऐसे याद रखना। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो ये था, बताइए कौन गवर्नर था? तो ये था तुकाश्य। ठीक है, तुकाश्य, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो गुजरात का गवर्नर कौन था अशोक के शासनकाल में? तो ये था तुकाश्य, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। अशोक का समकालीन तुर्मे राजा कहाँ का था? तो ये तुर्मे राजा था मिंदा का। ठीक है, मिंदा। आगे चलिए। वह यूनानी शासक जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था वह कहाँ का शासन था? तो वो सीरिया का राजा था। ठीक है, सीरिया के राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ऐसे याद रखना। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था वह सीरिया पर राज कर रहा था, ऐसे याद रखना। ठीक है, आगे चलिए। अशोक का समकालीन सिंगल नरेश कौन था? तो ये था तिस्य। ठीक है, याद रखना। अशोक का समकालीन सिंगल राजा कौन था? सिंगल यानी कि ये श्रीलंका देश का पुराना नाम है। ठीक है, तो श्रीलंका का नरेश कौन था, यानी कि श्रीलंका का राजा कौन था अशोक के समकालीन? तो उसका नाम था तिस्य। ठीक है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो मकदूनिया में था, ये बता दिया, ऑप्शन नंबर
एंटीगोन गोनाड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? तो यह हराया था 305 ईसा पूर्व। आगे चलिए, बिंदुसार के दरबार में कौन सा दूत आया था? तो यह आया था डाइमेकस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटिकोयस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? तो यह आया था डाइमेकस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो यह आया था बिंदुसार के। आगे चलिए, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत था, तो ये कई बार बता दिया, डाइमेकस था। आगे चलिए, डिफेंस, अशोक के किस अभिलेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीपुत्र पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित मिलता है? तो ऐसा उल्लेख अभी बताया ना, ये मिलता है 13वें अभिलेख में, डिफेंस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, टोलमी, डिफेंस, टोलमी फिलाडेपस जिसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, मिदा का, डिफेंस, टोलमी फिलाडेपस ये मिदा का राजा था। आगे चलिए, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसको हराया था चंद्रगुप्त ने, ठीक है, ऐसे याद रखना, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी हराया था, ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो ये कई बार बता दिया, 13वां अभिलेख, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर जिसको चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान को हासिल किया था, वह कहाँ का शासक था? तो ये कई बार बता दिया, ये था सीरिया और बेबीलोन का, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि का प्रमुख विवादस कारण क्या था? तो विवादस कारण ये था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो इसने इसकी लड़की से शादी कर ली थी। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था, डिपेंड, ऑप्शन नंबर डी, यही कारण था जो ये संधि वगैरह हुई थी। तो इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ये कह रहा था कि तुम अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दो ज़बरदस्ती, डिफेंस, तो ये मजबूर होकर इसको शादी करनी पड़ी थी। तो ये देखिए, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था। आगे चलिए, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो कई बार बता दिया, ये फिलाडेपस, डिफेंस याद रखेंगे, जो ये बार बार मिदा नाम आ रहा है ना, डिफेंस, तो ये मिदा नाम प्राचीन काल का नाम है, डिफेंस, और ये मिस्र का प्राचीन काल का नाम है, डिफेंस, वर्तमान में तो इसको कहते हैं मिस्र, डिफेंस, मिस्र कहते हैं, मिस्र की सभ्यता, लेकिन इसका पुराना नाम था मिदा, डिफेंस, जो कई बार ऊपर आया ना, तो ये मिदा मिस्र का पुराना नाम था, याद रखेंगे, डिफेंस। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चाणक्य का नाम क्या था? तो चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, या फिर कह लो कौटिल्य, ठीक है, ये 3 नाम एक ही बंदे के थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है, याद रखेंगे कि ये देखिए आयत का पूछा हुआ है। आगे चलिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह अनुच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ऐसा बताता है अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे चलिए, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, चाणक्य का बचपन का नाम था? तो ये था चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, ऐसे याद रखना। बाकी 3 नाम हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये तीनों नाम एक ही बंदे के हैं। आगे देखिए, ठीक है, उस पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों से कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम क्या थे? तो अन्य नाम थे चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है, कई बार बता दिया, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, कौटिल्य, ठीक है, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए, कौटिल्य के अनुसार यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखिए कौन सा कथन गलत है। वह सर्व शक्तिशाली राजा था, ये सही है। राजा के पास शक्तिशाली सेना रखनी पड़ती थी, ये भी सही है। राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखने पड़ते थे, तो यही गलत है, ठीक है, और गलत बताना था। राजा को सलाह देने के लिए बहुत सारे मंत्री होते थे, ठीक है, तो हमें गलत बताना, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, ठीक है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के अनुसार
जो सेना वगैरह होती थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उस सेना में कौन कौन भर्ती था, तो उस सेना में थे क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, अर्थशास्त्र के संबंध में यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखिए, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए, वह राजा के लिए कर्तव्यों का निर्दिष्ट करता था, ये सही है। दूसरा देखिए, यह देश के उस समय की आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो ये गलत है। आर्थिक नहीं, जो अर्थशास्त्र किताब है तो वो राजनीतिक प्रशासन पर वर्णन करता है, ठीक है, ना कि आर्थिक, तो ये दूसरा ही गलत है। आगे चलिए, ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य का सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंक कौन सा था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राज्य का सातवें अंक को कहते थे मित्र, ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, डिफेंस, यानी कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है तो वो शासन यानी कि राजनीति के ऊपर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है तो उसको कंपेयर किया जा सकता है मैकियावेली प्रिंस के साथ, डिफेंस। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है, तो ये की जा सकती है अर्थशास्त्र का कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, ऐसे याद रखना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के डालने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, तो ये कई बार पूछा है, तो उसको कहते थे लक्षणाध्यक्ष, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो ये राजनीति, ठीक है, कई बार बता दिया, राजनीतिक प्रशासन के ऊपर थी ये पुस्तक, ना कि आर्थिक। तो आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है, तो किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो व्यापारिक मार्ग वगैरह की जानकारी बहुत कम मिलती है। आगे चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द किससे संबंधित था, तो ये था गुप्तचर विभाग से। तो डिफरेंट देखिए कहाँ पे थे, यहाँ थे ना, तो संस्था शब्द था तो ये गुप्तचर विभाग को बिलोंग करता था, डिफरेंट। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में कितने पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, तो अर्थशास्त्र में पदाधिकारी थे 18। आगे चलिए, अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में बांटा गया है, तो ये 15, ऑप्शन नंबर डी। कई बार पूछा है, डिफरेंस याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख, डिफरेंस, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक सहायता के लिए संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया था और अधिकार किया था, तो ऐसा बताइए कौन, तो ये बताता है प्लूटार्क, डिफरेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, डिफरेंस। तो याद रखना, ऐसा कहा था प्लूटार्क ने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया था और उस पर अधिकार कर लिया था, प्लूटार्क ऐसा कहता है। तो चलिए, ये फिर मिलान करने वाले आगे, तो देख लीजिए। तो सन्नी अर्था कौन था, तो ये राजस्व विभाग जो इकट्ठा करता था, कर वगैरह इकट्ठा करता था, डिफरेंट। और ये सम्मिदात्री, डिफरेंट, तो ये सम्मिदात्री कौन था, तो ये सम्मिदात्री था कोषपाल, डिफरेंट। और ये संस्था अध्यक्ष कौन था, तो संस्था अध्यक्ष बताइए कौन सा था, तो जो बाजार को, डिफरेंट, बाजार की देखरेख करता था, बाजार का अधिकारी, इसको कहते थे संस्था अध्यक्ष। और अंतर्बंसिका, तो ये महल के चारों ओर जो घूमते रहते सैनिक महल की रक्षा के लिए, डिफरेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 2 3 4 1, डिफरेंट, समझ गए होगे। आगे चलिए, यूनानी रोमन साहित्य के अनुसार सेंट्रोकोडस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, तो बताइए किसने किया था, ये किया था विलियम जोन्स ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे चलिए, सेंट्रोकोडस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है, तो ये की है विलियम जोन्स ने, डिफरेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सेंट्रोकोडस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है, विलियम जोन्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए, किस मौर्य शासक को मित्रघात कहते थे, तो ऐसा कहते थे बिंदुसार को, डिफरेंट। आगे चलिए, अगला देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह राजधर्म कौन सा था, तो चलिए देखिए, तो वह था फ्लीट। आगे देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कहते थे खरोष्टी लिपि। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, तो ये था मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार के काल में एक स्थान पर आत्माओं के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट के
शिकायतें की गई, तो बताइए कौन सी है। बिंदुसार के काल में मतलब ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पर नागरिकों ने सम्राट की शिकायतें की थी, तो बताइए कौन सा स्थान था। तो वो था तक्षशिला। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता किस नाम से, तो ये कई बार बता दिया। अशोक का नाम था प्रियदर्शी। डिपेंड्स देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी। डिपेंड्स तो देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी अशोक के अभिलेखों में ये नाम लिखा हुआ मिला है। डिपेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डिपेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अशोक का नाम अभिलेखों में मिला है देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी। आगे चलिए। जैन ग्रंथों में उल्लेखित स्मृति, जैन ग्रंथों में उल्लेखित संप्रीति की द्वितीय राजधानी किस नगर को माना जाता है, तो ये माना जाता है उज्जैन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सोपारा। तो ये सोपारा पड़ता है महाराष्ट्र में। आगे चलिए। संपूरक बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, अपरांत में। आगे चलिए। मौर्य साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह, एक सेकेंड। डिपेंड यहाँ पर पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो ये था और ये ऊपर बता दिया है। अशोक के बाद हटिपण, अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना। हटिपण मतलब अशोक ने तो ये कहा था कलिंग युद्ध के बाद कि मैं ना तो शस्त्र उठाऊंगा और ना ही युद्ध वगैरह करूंगा, और ऐसा ही इसने कहा था सब राजाओं को इस चीज़ का पालन करना। हटिपण और जो इसके बाद जो राजा वगैरह आए तो वो एवन क्वालिटी के नहीं थे, तो यही कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। आगे चलिए। कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो कनिष्क के समकालीन थे अशोक घोष, नागार्जुन, वसुमित्र। डिपेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो कई बार बता दिया है, श्रवण बेलगोला में अपना लास्ट दिन बिताए थे। आगे चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, तो ये लॉलीपॉप है, ये थे भद्रबाहु। आगे चलिए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की थी, तो ये की थी अशोक ने। आगे चलिए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो यह है ब्राही। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो यह है सांची का। आगे चलिए। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ये लॉलीपॉप है, अशोक ने बनवाया था। आगे चलिए। ब्राही लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है, तो ये किया गया है स्तंभों पर। आगे चलिए। सांची का निर्माण, तो ये कई बार बता दिया है। सांची का निर्माण, स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आगे चलिए। जल की आवश्यकता, तो ये कई बार बता दिया, ऊपर भी 2 बार बताया है कि जल की एवन क्वालिटी की तकनीक या फिर जल की आवश्यकता पर ध्यान किसने दिया था, तो ये दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये देखिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रथम शासक जिसने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, तो झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर यहाँ पर झील ना होता तो फिर इसका आंसर लगाते चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। क्योंकि अशोक ने भी गिरनार क्षेत्र में जल के लिए काम किया था, मतलब जो वाटर टेक्नोलॉजी थी तो उसके ऊपर काफ़ी काम किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा झील किसने खुदवाई थी या फिर झील का निर्माण कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। समझ गए होगे। तो ये बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। तो बुलंदी बाग कहाँ पर था, तो ये पाटलिपुत्र। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल प्रबंधन संस्था में सबसे ज़्यादा काम किया था, तो ये सर्वप्रथम पहल की थी, सबसे ज़्यादा काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल तो कई बार बता दिया था, तो ये थे वैश्य पीयूष गुप्त। वैश्य पीयूष गुप्त याद रखना। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के अकॉर्डिंग पूछा है। और ऊपर क्वेश्चन था कि जब अशोक राजा था तो सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था, तो ये हम ऊपर देख के आए। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे, तो बराबर के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले थे आजीवक, और आजीवक संप्रदाय की खोज की थी मखलीपुत्र घोषाल ने, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, तो ये मैंने बता दिया ना, समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तक विस्तृत प्रथम राज्य किसका था, तो ये था मौर्यों का। जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन था ना मैप वाला बताया था कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और ये हिंद महासागर तक किसका राज्य था, तो अशोक। और अशोक बिलोंग करता था मौर्य काल से। आई होप समझ रहे होगे। आगे चलिए। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी मोगलीपुत्र
तिम्स आगे चलिए। प्राचीन ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ स्थित है, तो शिशुपालगढ़ पड़ता था उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मौर्य काल में दंड विधान थे, तो ये दंड विधान क्या था, तो ये काफ़ी कठोर नियम यानी कि कठोर रूल। आगे चलिए, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे, तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी तो उनमें कौन कौन से लोग एडमिशन लेते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए खुले थे इसके द्वार। आगे चलिए, अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त होते थे, तो ये हो जाएगा तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी। जो कुमार वगैरह थे तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तोसली और उज्जैनी में नियुक्त होते थे। आगे चलिए, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ की फलक पर प्रदर्शित करते हुए सही क्रम लगाना है। तो जो अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है, तो ये मैंने ऊपर बताया था ना, तो उस सारनाथ के स्तंभ पर कौन कौन से पशु मिले हैं उनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले उसमें खड़ा है घोड़ा, फिर सिंह, फिर हाथी, फिर बैल, वृषण। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेखित करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था, तो ऐसा बताता है राजतरंगिणी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये पूछा राजतरंगिणी लिखी किसने है, तो ये कल्हड़ कल्हड़ ने लिखी है, और राजतरंगिणी में मिलता है J&K यानी कि जम्मू कश्मीर का इतिहास। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने रंगभेद, क्या बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसने संघभेद करने वाले बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक कठोर दंड विधान निर्माण किया था, तो ये किया था अशोक ने। जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे तो ये संघभेद वगैरह करते थे और ये आपस में लड़ते थे, तो इनके लिए कठोर नियम वगैरह बनाए थे, तो कठोर दंड विधान बनाया था या फिर विधान किया गया था, तो ये अशोक ने। आगे चलिए, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण के लिए A1 क्वालिटी की यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठांग था, तो बताइए कौन था, तो ये था ऑप्शन नंबर डी, तोसली। आगे चलिए, मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये था भरूकक्ष। और ये कई जगह भड़ोच भी लिखा मिलेगा आपको। आगे चलिए, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला था, कई बार बता दिया। काल से प्रसिद्ध क्यों है, तो यहाँ पर अशोक का विलेख मिला है, कई बार बता दिया। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोडस और महासिकंदर की भेंट का उल्लेख मिलता है, तो ये उल्लेख करता है जस्टिन। सेंड्रोकोडस यानी कि चंद्रगुप्त और महासिकंदर की भेंट का वर्णन करता है ये जस्टिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए, प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला ऐसा कौन सा राजा था, तो वो था ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा राजा था पूरे भारत में, ये पूरे भारत को एक ही झंडे के नीचे लेकर आया था। याद रखेंगे, पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि प्रथम भारतीय राज्य स्थापित करने वाला कौन सा राजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, कालथी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर अशोक का अभिलेख मिला है, कई बार बता दिया। यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, अशोक के औपचारिक राजरोहण में विलम्ब हुआ था, ये सही है। 5वें शिलालेख में अशोक के भाइयों की अंतपुर की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, ये भी सही है। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, तो ये लॉलीपॉप है और नॉनसेंस स्टेटमेंट है, तो गलत बताना था, ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे चलिए, देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय, तो ये किसका था, तो ये अशोक का नाम था, कई बार बता दिया है। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, तो ये था बृहदत्त, कई बार बता दिया है। और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। आगे चलिए, अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने कौन सी सेवाएं ली थी, तो अशोक ने राज्यों को सहायता ली थी पारदेशिक युक्त, ऑप्शन नंबर डी। तो अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए इन व्यक्तियों की सहायता ली थी, और वो व्यक्ति कौन थे, तो राजनीतिक थे, प्रादेशिक थे और युक्त, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अशोक के राजरोहण के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशोक ने राजा बनने के बाद कौन से साल में कलिंग का युद्ध किया था, तो ये 8वें साल, अष्टम, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम मौर्य सम्राट, तो ये बृहदत्त था। आगे देखिए, बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था, तो ये कई बार बता दिया है, तो ये था अवंती। नेक्स्ट देखिए,
मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यापारिक प्रक्रिया और लाभांश पर राज्य का नियंत्रण होता, तो ऐसा गलत है। ठीक है, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। मान लो जो राज्य को व्यापार वगैरह होता था, ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, व्यापारिक प्रक्रिया और लाभांश पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता था। डिफरेंस समझ गए होगे ना? मतलब जो व्यापार में लाभ वगैरह हो रहा है तो उस पर राज्य का नियंत्रण थोड़ी होगा, उस पर होगा राजा का। अब पूरे राज्य का नियंत्रण होगा तो राज्य में तो जनता भी रहती है, और जनता तो हज़ारों लोग रहते, तो हज़ारों लोगों को लाभ थोड़ी मिलेगा। तो व्यापार प्रक्रिया से लाभ जो होता था ना, वो उस पर राजा का अधिकार होता था, ना कि राज्य का। ठीक है, अब राज्य बहुत बड़ा है। अब राज्य तो मतलब अफ़गानिस्तान तक फैला है, डिपेंड दक्षिण भारत में भी फैला है, तो उन सबको लाभ थोड़ी मिलेगा। डिपेंड राजा का अधिकार होता था, बाकी सारे सही हैं। डिपेंड यहाँ गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे चलिए, ये भी पढ़ लेते हैं, डिपेंड क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आगे चलिए, दूसरा देख लीजिए। वस्तुओं पर 10 जनवरी, ये 10 जनवरी नहीं है, यहाँ पर आना था 10%। डिपेंड जो वस्तुएं वगैरह होती थी तो उन पर 10% टैक्स लगता था, ऐसे याद रखना। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी होती थी, ये भी सही है। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था, ये भी सही है। डिपेंड जो मौर्य काल में तो कुछ कारीगर वगैरह होते थे, उनको ही भर्ती राज्य के द्वारा की जाती थी। आगे चलिए, मौर्य काल में, डिपेंड मौर्य काल में पशु हत्या पर रोक लगाई गई थी, ये बता दिया है। और ये कौन सा अभिलेख बताता है, तो कोई बता सकता है? ये ऊपर मैंने पढ़ा दिया है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन बताना है, तो उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया था, तो ये गलत है। डिफेंस चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया नहीं था, डिफेंस यही गलत है, बाकी सारे सही है। उसने यूनानियों को हराया था, काबुल को उसने अपने राज्य में मिलाया था, और ये सी गलत है। डिफेंस आगे चलिए, छठी ईसा पूर्व, डिफेंस छठी ईसा पूर्व क्या बोल रहा हूँ, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए वैशाली। तो ये नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन आया था, ऐसे याद रखना। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर अधिकार किया था? तो चंद्रगुप्त ने। आगे देखिए, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, तो ये परिणाम कहाँ से मिलता है? तो उसकी जो देवनाम प्रिय उपाधि थी, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी, क्योंकि ये देवनाम प्रिय हिंदू धर्म से बिलोंग करता था। आगे चलिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कई बार बता दिया है, तो ये पाटलिपुत्र। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो देखी होगी ना, तो ये बौद्ध धर्म जैन धर्म सब कुछ कंप्लीट करा रखा है, और ट्रिक से बताया था ना कि कौन सी समिति कहाँ पर हुई थी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ सीक्वेंस में, और आप वीडियो को सीक्वेंस में ही देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और समझ में भी जल्दी आएगा। आगे चलिए, प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया था, ये कई बार बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और संश्लेषणा पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। ठीक है ना, तो भारत में अशोक का शासनकाल क्या था? तो ये 273 से 232 ईसा पूर्व। आगे चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य युग में अवंतीपद था, तो अवंतीपद कौन सा था? तो पूर्व, ठीक है, पश्चिमी प्रांत को अवंतीपद कहते थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? तो ये कई बार बता दिया। तो ये जैन कौन था? तो ये संप्रीति भी जैन बन गया था। ठीक है, आगे चलिए, श्रवणबेलगोला का संबंध तो कई बार बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे चलिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी थी, ये सही है। उस किसने कहा? ठीक है, तो ये बताइए किसने कहा था? तो ऐसा कह रहे थे, हरप्रसाद शास्त्री कह रहे थे कि मौर्य साम्राज्य के पतन में सबसे ज़्यादा जो प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी हैं तो ये ब्राह्मण लोग हैं। डिपेंड तो ब्राह्मणकारी प्रतिक्रियावादी के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है, ऐसा कह रहे थे हरिप्रसाद शास्त्री। आगे चलिए, मौर्यकालीन सिक्के बताइए। तो मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे, ये पंचमार्क सिक्के थे। आगे चलिए,
मौर्य काल में गंगा मुहाने का कौन सा प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था ताम्रलिप्ति। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने बता दिया था ना, मौर्य काल में टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, ये ऊपर बता दिया। अशोक के बाद देवनाम प्रिय की उपाधि, ये भी ऊपर बता दिया था, दशरथ ने ग्रहण की थी। अशोक के बाद पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल, तो ये लकड़ी का बना होता था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, यहाँ पर बताना अशोक के दंभ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिए, मृत्युदंड समाप्त कर दिया था, मतलब अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद मतलब हथियार ना उठाने की कसम खा ली थी, तो यहाँ पर बोल रहा है उसने मृत्युदंड की जो सज़ा वगैरह होती थी इसको समाप्त कर दिया था, ये गलत है फ्रेंड्स। ना तो सेना भंग की थी, ना ही उसने मृत्युदंड को समाप्त किया था। आगे चलिए, मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। कथन देखिए क्या कहता है, सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है, ठीक है, यहीं से गलत है। दूसरा देखिए क्या कहता है, यहाँ से देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया था, तो ये गलत है, और सही है, ठीक है, यानी कि पहला गलत है। तो देखिए दूसरा, ठीक है, यानी कि दूसरा सही है, यानी कि पहला गलत है, ठीक है, यहाँ पर बताना था, ठीक है, ये यानी कि पहला गलत है और दूसरा सही है, तो दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो मैंने बताया ना, इसने अपनी सेना भंग नहीं की थी और ना ही इसने मृत्युदंड को समाप्त किया था। अगर मृत्युदंड समाप्त कर देता तो फिर टैक्स कहाँ से आता, टैक्स की चोरी होने लगती। आगे चलिए, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के, ये सिक्के है, ठीक है, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने की प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ मिक्स होता था? तो मौर्य काल के सिक्के बनते थे तांबे और कांसे के, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो यहाँ पर पूछा मौर्य शासन में सिक्के डालने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग होता था? तांबे और कांसे के सिक्के बनते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, सम्राट अशोक का उत्कीर्ण शिलालेख रूप चरित्र कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है कंगन हल्ली में, ठीक है, कंगन हल्ली। आगे देखिए, तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, रुमनदेही, ठीक है, रुमनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के दंभ का सुस्पष्ट वर्णन देता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये रुमनदेही का अभिलेख है ना, ठीक है, तो इसमें अशोक के दंभ के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, निगली सागर अभिलेख अशोक द्वारा कोणगमन सूत्र की यात्रा किए जाने तथा अभिलेख करता है, ठीक है, तो ये सूत्र की यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है निंगल सागर अभिलेख में, तो दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये अशोक के दंभ की जानकारी कहाँ पर मिलती है, ये ऊपर बता दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अशोक द्वारा, ठीक है, अशोक द्वारा प्रचारित दंभ क्या था? तो ये हो जाएगा, उस समय अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था, ठीक है। तो ये दंभ क्या था? तो उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों की जो संगत की आचार व्यवस्था इसमें वर्णित थी। अशोक शासन काल में पिडकल कर, ठीक है, तो पिडकल कर कौन सा कर होता था? तो यह एक ऐसा कर होता था जो गांव से वसूला जाता था, ठीक है। एक ग्राम में संयुक्त रूप से संग्रहित होता था, मतलब गांव वालों से जो कर इकट्ठा किया जाता था उसको कहते थे पिडकल कर, ऑप्शन नंबर डी, ये IAS का पूछा हुआ है। आगे देखिए, दक्षिणापद के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग किसको जोड़ता था? ये जोड़ता था जनता को पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? ये कई बार बता दिया, बिंदुसार। आगे चलिए, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें अभिलेख में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सब ऊपर लगा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला? तो श्रीलंका से, ठीक है। आगे चलिए, अर्थशास्त्र में खानों का अध्यक्ष, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो खाने यानी कि जो ये कोयले की खान माइंस वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, अर्थशास्त्र में खाने का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे आकाराध्यक्ष, ठीक है, आकाराध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये 254 क्वेश्चन थे जो कि हमने 1 घंटा 20 मिनट में लगभग निपटा दिया, ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो, UP PCS, हरियाणा PCS, बिहार PCS की तैयारी कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। जो आने वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो इसको अब हम नहीं देखेंगे। अब 2 टेस्ट लगाएंगे, किसके? 2 लगाएंगे मध्यकालीन भारत के और 2 लगाएंगे ज्योग्राफी के, ठीक है।
तो इस तरीके से सिक्वेंस में चल रहे हैं। 11 प्रैक्टिस सेट हो गए ज्योग्राफी के और 11 प्रैक्टिस सेट हो गए हमारे हिस्ट्री के। तो आने वाला जो पार्ट होगा तो उसमें हम देखेंगे यानी कि मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, और फिर 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ज्योग्राफी के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो थैंक्स।